पासवान ने विधानसभा में एंट्री की, कैसे देखते हैं? भाई मैंने इस पर पहले ही टिप्पणी की है। चिराग पासवान पहले से कैबिनेट में मंत्री हैं और आप लोग जो ये बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एंट्री ली है, चिराग पासवान तो पिछले कई दशकों से वो उनका दल, उनके पिताजी बिहार से ही तो राजनीति करते हैं, बिहार से ही चुने हुए सांसद हैं, बिहार से ही चुनकर गए हैं मंत्री हैं। तो इसमें उनका जो दल है वो भी बिहार में ही राजनीति करता है, इसमें नई बात कुछ नहीं है। विधानसभा लड़ने की जो बात है उसको सीरियसली लोग तब लेंगे जब आप मंत्री परिषद का पद छोड़ दीजिए, एमपी का पद रिजाइन करके लड़िए विधानसभा, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत है। लेकिन अगर बिहार की राजनीति में वो सक्रिय हो रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा अपना व्यक्तिगत मत है वो अच्छी बात है। नए युवा नेता हैं, बिहार को आने वाले वर्षों में अपने लिए नए नेतृत्व का चुनाव करना है, क्योंकि लालू, नीतीश, सुशील कुमार मोदी और रामविलास पासवान जी का दौर निकल गया। आने वाले 15, 20, 25 सालों में नया नेतृत्व चुनकर आएगा। उसमें चिराग जी अपनी अगर दावेदारी रखना चाहते हैं तो उनको रखना चाहिए, उसका स्वागत है, लोकतंत्र है, जनता को तय करने दीजिए। लेकिन दिल्ली और पटना दोनों जगह पैर रखकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, ये उनको तय करना पड़ेगा। व्यक्तिगत तौर पर मैं इसका स्वागत करता हूं कि बिहार में चिराग आए और बिहार की, यहाँ की राज्य की राजनीति में सक्रिय भागीदारी करें तो अच्छी बात है। प्रशांत जी, आपका सवाल आप अभी बता रहे थे अपने प्रेस वार्ता में कि जो अच्छे कैंडिडेट है उसको आप वोट दें, हमारे पार्टी से हो या ना हो या फिर जिस पार्टी से हो उसको आप वोट दें। तो आप आंकड़ों के लिए जाने जाते हैं, आंकड़ों और तथ्य को आप हमेशा प्रस्तुत करते हैं, तो आंकड़ों का खेल होता है विधानसभा में, तो उस आंकड़े को आप कैसे पार कर पाएंगे जब अगर दूसरे अच्छे कैंडिडेट को दूसरे पार्टी का वोट लोग कर देंगे तो फिर आपकी पार्टी कहां से सत्ता में आ पाएगी? हमारा लक्ष्य सत्ता में आना खाली नहीं है, तो ये आपका जो नजरिया है, सत्ता में जब अगर आप नहीं आएंगे तो फिर परिवर्तन किस प्रकार से? ठीक बात। ये आपको ऐसा लगता है कि समाज में परिवर्तन के लिए सत्ता में आना जरूरी है। राजनीति का मतलब आपके लिए सिर्फ चुनाव है। इस देश में जितने बड़े लीडर हुए हैं, ज्यादातर लीडर उसमें आजादी से पहले के लोग हैं। वो तो जीवन में कभी एमएलए, एमपी बने नहीं, सत्ता में कभी आए नहीं। तो क्या समाज के परिवर्तन में, समाज को दिशा देने में, समाज का आवाज बनने में उनकी कोई भूमिका नहीं है? राजनीति जो है वो सिर्फ चुनाव नहीं है, चुनाव भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव जीता भी जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए सिर्फ चुनाव लड़ना जीतना ही राजनीति नहीं है। जो पीछे छूट गए उन लोगों को सही रास्ता दिखाना, उनका हाथ पकड़ना भी राजनीति है। जिसकी आवाज दब गई उसकी आवाज बनना भी राजनीति है। समाज में जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा है उसकी मदद के लिए खड़ा होना भी राजनीति है। राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि येन केन प्रकारेण किसी तरह चुनाव जीत लिया जाए। अगर वही होता तब तो वो काम हम 10 साल से कर ही रहे थे। येन केन किसी भी तरह चुनाव जीतना, ये काम तो हमने 10 बरस किया है और रोज मन से स्वीकार करते हैं कि वो करके लोगों को जिताकर ये अनुभव किया कि नहीं, सिर्फ सत्ता में लोगों को ला देने से, पार्टियों को, नेताओं को चुनाव जिता देने से समाज में व्यापक परिवर्तन नहीं हो सकता है। उस चीज से सीखे और सीखने के बाद जो अभी हम प्रयास कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये नहीं है कि बस 10, 20, 25, 50, 100, 150 एमएलए जीत जाएं। मैं तो रोज कहता हूं कि भाई अगर एमएलए 150, 200 जीत भी जाए, जन स्वराज की सरकार बन भी जाए, तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार उस दिन सुधरेगा जब लोग यहाँ पर सुधार चाहेंगे, जब 2, 4, 5 हजार अच्छा लोग मुखिया बनेगा, 5 हजार अच्छे लोग सरपंच बनेंगे, हजारों अच्छे लोग वार्ड सदस्य बनेंगे, तब तो बिहार सुधरेगा। एक सिर्फ विधायक के बदलने से, मुख्यमंत्री और मंत्री के बदलने से समाज और बिहार नहीं सुधर सकता है। इस बात को स्वीकार कीजिए, तभी आगे का रास्ता निकलेगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो ये कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो सब सुधार देंगे। कैसे सुधार देंगे? जो राज्य इतना पीछे छूट गया है, हम लोग दूसरे राज्यों के मुकाबले 40-50 साल पीछे छूट गए हैं, उसको कोई एक आदमी प्रशांत किशोर कैसे सुधार देगा? 13 करोड़ लोग, उसमें ज्यादातर लोग जब तक सजग नहीं होंगे, आप अपने और अपने बच्चों के लिए सजग नहीं होइएगा, जिन नेताओं को चुनकर लाइएगा वो सजग नहीं होंगे, तब तक बिहार में सुधार नहीं होगा। आंकड़ों की बात अलग है
और समाज में सुधार अलग मुद्दा है। आंकड़ों से कौन जीतेगा कौन हारेगा जब चुनाव होगा वो देखा जाएगा। लेकिन हम 3 बरस से घूम रहे बिहार में, और आप सब मीडिया के बंधु हैं, आप हमको कोई मेरा बाइट दिखाइए, कोई भाषण दिखाइए जहां मैंने लोगों को कहा है कि सब आदमी हमको वोट दीजिए। हम तो उल्टी बात कर रहे हैं कि भाई जिसको वोट देना है दो, लेकिन एक बार अपने बच्चों की चिंता करो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दो। जब लोग उसके लिए वोट देंगे तो वोट चाहे जनसुराज को दें या भाजपा को दें या राजद को दें, कांग्रेस को दें, जदयू को दें, सुधार अपने आप होगा। रोज हम सिखा रहे हैं लोगों को। लोगों ने मंदिर के लिए वोट दिया तो मंदिर बना, लोगों ने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई, लोगों ने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बटा, लोगों ने जाति के लिए वोट दिया तो जाति की चर्चा सरेआम आप देख रहे हैं। लोगों ने राज्य में और कुछ हो या नहीं, जो पिछड़े समाज के, वंचित समाज के लोग थे उनको आवाज मिली, लालू जी का ये दावा है। तो जिस आवाज के लिए वंचित समाज लालू जी के साथ खड़ा हुआ तो निश्चित तौर पर उस समाज को मिला। लेकिन उस वंचित समाज को, पिछड़े समाज को यह भी देखना है कि जिस समाज को लालू जी ने आवाज दी उस समाज के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं की, उस समाज के लिए भूमि सुधार का काम नहीं किया, उस समाज के नौकरी रोजी रोजगार के लिए पूंजी की व्यवस्था नहीं की। आवाज दिया और फिर कहा कि मेरे और मेरे बच्चों के लिए आवाज लगाते रहो, मुझे राजा मानकर चलो, और फिर अब जिस दशा में तुम जी रहे हो वैसे ही जी लो। कौन दूसरा दल का आदमी होगा जो ये कह रहा हो कैमरे पर, हमने कहा कि लालू जी घोषणा करें। अगर वो कहते हैं कि उनको यादवों की बहुत चिंता है, तो जनसुराज ने कहा है कि बिहार में किसी काबिल यादव को आप लीडर घोषित कीजिए। अपने बच्चे को छोड़कर, अगर आप यादवों के हितैषी हैं तो अपने परिवार में किसी साथी, अपने परिवार परिजन को छोड़कर किसी यादव समाज के काबिल आदमी को आप बताइए कि बिहार का मुखिया ये होना चाहिए, जनसुराज उसकी मदद करेगा। आपकी नजर में कौन है? भाई हमारी नजर में तो जो है उसको हमारे दल में है वो। मैं आपको उनका पर्दाफाश कर रहा हूं कि ये जो लोग जाति का ढोंग करते हैं, ये जाति की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने और अपने परिवार की बात कर रहे हैं। हम तो लालू जी को कह रहे हैं कि भाई आप राजद से किसी काबिल यादव आदमी, यादव समाज के लीडर को घोषित कीजिए कि यही आदमी चेहरा होगा, जनसुराज भी उसकी मदद करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग कभी नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ अपने और अपने बच्चों से आगे, अपने घर वालों से आगे नहीं सोच सकते हैं। और यही बात समाज के सामने रख रहा हूं ताकि आप इस बात को समझिए। और सिर्फ लालू जी की बात नहीं है, जो जिस जाति का नेता होने का दावा कर रहा है, वो चाहे पंडित हो, भूमिहार हो, कुशवाहा हो, पासवान हो, यादव हो, वो नेता अपने और अपने परिवार की राजनीति कर रहा है। जाति में आप और हम उलझे हैं, नेता को अपने जाति की कोई चिंता नहीं है। लोगों को, नेताओं को अगर अपने जातियों की चिंता होती तो भैया हर जाति का आदमी यहां मुख्यमंत्री बना है। अगर अपने जाति के लोगों का भी कल्याण कर दिया होता तो कम से कम 50-60% बिहार के लोग तो सुधर गए होते। प्रशांत जी, आप अगर सत्ता में आते हैं तो ये जो लेबर स्टेट बिहार घोषित है और लेबर यहाँ से जाता है, उसको कितना % आप होता है? भैया ये आपके सवाल का इंतजार नहीं है। पिछले 3 बरस में सबसे पहले बिहार में पलायन ही सबसे बड़ी समस्या है। इस विषय को समाज के सामने जनसुराज ने रखा है, क्योंकि उससे पहले समाज ने यहाँ ये मान लिया था कि भाई नौकरी करना है तो बाहर जाना ये सामान्य प्रक्रिया है। यहाँ के नेताओं ने ये कहकर बार बार कि अगर बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे तो महानगरों की व्यवस्था ठप पड़ जाएगी, इसको गौरव का विषय बना लिया था। ये सबसे पहले बिहार में जनसुराज ने कहा कि दिल्ली बॉम्बे में जाकर वहां का कूड़ा साफ करना, वहां सब्जी बेचना, वहां टैक्सी चलाना, ऑटो रिक्शा का काम करना, वहां के घरों में नौकरानी बनकर काम करना, ये बिहारियों के लिए गौरव की बात नहीं है। जब वहां पर कोई बॉम्बे में, दिल्ली में, तमिलनाडु में बिहार के लोगों को 2 थप्पड़ मार देता है, गाली देता है, तो यहाँ के नेताओं का बयान आप सुन लीजिए। नीतीश कुमार का बयान सुनिए, तेजस्वी का बयान सुनिए, लालू जी का बयान सुनिए। ये लोग क्या कहता है, ए भाई बिहार के लोगों को बॉम्बे में मत मारो, नहीं तो अगर बिहार के लोग नहीं रहेंगे तो बॉम्बे में साफ सफाई की व्यवस्था ठप पड़ जाएगी, वहां सब्जी नहीं बिकेगी। हम लोग कह रहे हैं भाई कोई गौरव की बात है? हम लोग बिहार के लोग कोई बॉम्बे का कूड़ा कचरा साफ करने के लिए पैदा हुए हैं। काम कोई खराब नहीं है,
कूड़ा निकालने वाला काम भी सम्मान का काम है, लेकिन बाल बच्चों का पेट चलाने के लिए मजबूरी में लोग जाकर बॉम्बे दिल्ली में अगर सब्जी बेच रहे हैं, अगर वहां ठेला लगा रहे हैं या वहां पर टैक्सी चला रहे हैं, तो ये बिहारियों के लिए गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती जब हम लोग वो सब्जी बिहार में पैदा करते और यहां से रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से वो सब्जी दिल्ली बॉम्बे जाता, तब हम लोग को यहाँ आमदनी भी होती, यहाँ रोजगार भी मिलता। और दिल्ली बॉम्बे में कोई बिहार के लोगों को अपमानित करता तो उसको हम लोग कहते हैं कि अगर बिहारी का क्या अपमानित करोगे तो तुम्हारा दूध, तुम्हारा सब्जी, तुम्हारा सामान यहाँ से रोक देंगे, तब बिहार का सम्मान होता। आपने कहा कि बिहार को लेबर स्टेट बदलने से आपका प्लान क्या है? पहले आप ये समझिए कि लेबर स्टेट है क्यों। यहाँ पर तो आप लोग सब पत्रकार बंधु बैठे हैं, मोदी जी का बहुत बड़े बड़े यहाँ लोग फैन बैठे हुए हैं, लोग पत्रकार भी और समाज भी। आप ये समझिए कि पिछले 15 साल से जिस बिहार में जाति से ऊपर उठकर लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, मोदी जी ने आज तक बिहार में एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया? बिहार देश में कौन सा ऐसा उद्योगपति है जिसको मोदी जी अगर कह दें कि भाई तुमको छपरा में चीनी मिल लगाना है गोपालगंज में, और वो न लगाए, ऐसा किसका हिम्मत है? मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसा क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि आपने ठीक कहा कि बिहार सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली में बैठे लोगों के लिए, देश में लोगों के लिए लेबर का सप्लायर है। और अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी तो गुजरात में 10-12 हजार रुपया में 10 घंटा काम करने के लिए, पंजाब में खेत काटने के लिए 10,000 रुपया में लेबर आएगा कहां से? इसीलिए यहां पर सरकार दिल्ली में कोई भी रहे, वो बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर यहां से मजदूरों का सप्लाई रुक गया तो कितने देश के हिस्सों में फैक्ट्रियों का जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, फैक्ट्री बंद नहीं होगी। ये मत समझिए कि गुजरात में लेबर नहीं है या तमिलनाडु में लेबर नहीं है। अरे भाई, तमिलनाडु में भी तो लेबर है, लेकिन तमिलनाडु की फैक्ट्रियों में, कोयम्बटूर में जो तमिल लेबर है वो 25,000 रुपया लेता है, और बिहार का गरीब बच्चा जाता है वो 12,000-14,000 में काम करता है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि तिरुपुर में, कोयम्बटूर में, सूरत में लाखों बच्चे बिहार के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतने कम पैसे पर काम करने वाला दूसरा कोई नहीं है। और ये लेबर के लिए नहीं है। मान लीजिए कि गेहूं पंजाब में होता है तो सरकार क्या चाहेगी कि गेहूं का उत्पादन पंजाब में बंद हो जाए? नहीं चाहेगी, क्योंकि उससे देश में संकट हो जाएगा, गेहूं कम हो जाएगा। एक दौर था जब पूरे देश में गेहूं अगर चाहिए तो आपको पंजाब से गेहूं लेना है। तो वैसे ही एक दौर बन गया है कि पूरे देश में अगर लेबर रेट को दबा के रखना है, कम पैसे में लेबर चाहिए, तो बिहार को इसी दशा में रखो ताकि लाखों बच्चे 10-12 हजार में लेबर के लिए तौर पर काम करें। इस बात को आप लोग गंभीरता से समझिए। कश्मीर में टनल बनता है, आप सुनते हैं आतंकवादी घटना हुई, मजदूर मारे गए, उसमें ज्यादातर बिहार के हैं। ऐसा कैसे है? कश्मीर कहां, बिहार कहां? कश्मीर और बिहार के बीच में हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। वहां के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं लेबर बन के कश्मीर में? क्योंकि बिहार का गरीब आदमी गोली का डर रहते हुए भी कश्मीर में जाकर 15,000 में काम कर रहा है। उत्तराखंड और यूपी का आदमी सोचता है भाई हम ये रिस्क लें। ये समस्या है और यहाँ पर इसकी कोई चर्चा नहीं। आप किसी भी नेता को बुला लीजिए, आज तक आप दिखाइए बयान अगर किसी ने कहा हो। अभी मोदी जी आए तो मधुबनी में क्या बोला कि सहरसा से, पहले तो सहरसा का उच्चारण गलत कहा, लेकिन कहा उन्होंने कि सहरसा से मुंबई जाने के लिए नई आधुनिक, सुनिए, नई आधुनिक ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चों को वहां जाने में सुविधा होगी। ये कितनी बड़ी अपमान की बात है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री गुजरात में लगेगा और बिहार के लोगों को ट्रेन की सुविधा दी जाएगी ताकि आपके हमारे बच्चे उन ट्रेन पर जानवरों की तरह बैठकर जाएंगे सूरत में, बॉम्बे में काम करने। और पत्रकार बंधु आप लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी ने 4 ट्रेन की घोषणा की। पब्लिक की चेतना ऐसी मर गई है कि वो भी ताली बजा रहा है कि 4 ट्रेन और मोदी ने घोषणा की। अरे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे बच्चों को मजदूर बनाकर गुजरात में ले जाने के लिए अगर ट्रेन दिया जा रहा है
तो तुमको पूछना चाहिए कि वोट तुम्हारा है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए। अंग्रेज भी तो आकर यहां से हम लोग के पूर्वजों को मॉरिशस और फिजी ले गए थे, ट्रेन से ले गए थे, जहाज से ले गए थे, तो क्या वो आपका भला करने के लिए ले गए थे? मोदी जी अगर गुजरात में आप जितने लोग हैं आपको हम चुनौती दे रहे हैं, आप मोदी जी का एक भाषण हमको दिखाइए गुजरात में जहां उन्होंने ये कहा हो कि भाई एक नया ट्रेन गुजरात से खुलेगी जिसमें गुजरात के श्रमिक परिवार के लोग कोयम्बटूर और बॉम्बे जाकर मजदूरी करेंगे, काम करेंगे। मोदी जी ये कह सकते हैं? अगर कहेंगे तो गुजरात में एक वोट नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार में आकर कह रहे हैं कि श्रमिक परिवार के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगा। भाई हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर पहला आदमी है जो कह रहा हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा ट्रेन जिसमें हम लोग के बच्चों को मजदूर बनाकर ले जाया जाए। हम लोग ट्रेन और स्टॉपेज के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर दिए। यहाँ नेता यही कहता है कि भैया ट्रेन के नेताजी काम क्या किए हैं, तो ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट करवा दिए। यही काम है उनका, यही योगदान है समाज में कि भैया पहले गाड़ी हफ्ता में 2 दिन चलता था, 3 दिन चलने लगा। इसी में लोग 5 वर्ष वोट दे रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। जी आपके बताओ यात्रा पर आते हैं, आप जहाँ जहाँ गाँव कस्बों में जा रहे हैं, आप जादुई नुस्खा बता रहे हैं, जादुई नुस्खा बता रहे हैं जी, गरीबी से उभरने का जी, और वो तमाम बातें बता रहे हैं जिससे गरीबी से उभरा जा सकता है। एक फुटबॉली का उपचुनाव और आखिरी और जातीय समीकरण के चेन को आपको लगता है कि आप ब्रेक कर लेंगे इस जादुई नुस्खा से? मेरे भाई हम जादुई नुस्खा क्या बता रहे हैं? दुनिया में जितने भी विद्वान लोग हुए हैं, ये प्रशांत किशोर का जादू नहीं है। आप लोग सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को, समाजविदों को पढ़िए, देखिए, समझिए। गरीबी से निकलने के 3 ही रास्ते हैं। किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति, परिवार के पास गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। या तो आप पढ़ लिख कर नौकरी रोजी रोजगार कर लीजिए तो आपकी गरीबी खत्म हो सकती है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पढ़े लिखे नहीं है, आपके पास खेती योग्य बढ़िया जमीन हो तो आप खेती कृषि के कार्य को करके भी आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा, जिसके जरिए आप छोटा मोटा रोजी रोजगार, दुकान, व्यापार कर सकते हैं। चौथा रास्ता तो कोई है नहीं। तो जो जादू की आप बात कर रहे हैं तो गांव देहात में वही जादू हम लोगों को दिखा रहे हैं। ये 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने के लिए। और जब तुम वोट देते हो तो इस तीनों चीज का बात करते ही नहीं हो। वोट दे देते हो 5 किलो अनाज पर, वोट दे दिया नाली गली पर, वोट दे दिया मंदिर मस्जिद पर, वोट दे दिया सड़क पर। तो भाई सड़क बनने से आपकी गरीबी दूर कैसे होगी? नाली गली, अरे सुनिए ना जातीय समीकरण की बात। जो हमारी सभा में लोग आ रहे हैं, अगर आप उस यात्रा के हिस्सा है तो उस सभा में किसी एक जाति विशेष के लोग आए हो तो आप हमको बता दीजिए। हम कोई जाति सूचक बात कहते हो तो वो बता दीजिए। या कोई सभा में खड़ा होकर कहा हो कि भाई प्रशांत जी आप अपनी जाति बताइए तब आपका बात सुनेंगे तो वो बता दीजिए। भाई बिहार में मेरी अपनी समझ ये है कि 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। वो चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी दल के हों, लोग बदलाव चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी जनसुराज को चाहता है। ये संभव है कि आप जनसुराज नहीं चाहते हैं, लेकिन बदलाव हर व्यक्ति चाहता है। बिहार की जो आज स्थिति है, जो भ्रष्टाचार है, इसमें बदलाव हो, ये हर व्यक्ति चाहता है। बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार हो, ये हर व्यक्ति चाहता है। यही हम लोग बात कर रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। जो अच्छा लगे उसको चुनो, लेकिन बदलो। अभी जो व्यवस्था है इसको बदलो और लोग उसके लिए तैयार हैं। मेडिकल व्यवस्था पे आपका क्या कहना है? क्योंकि चिकित्सीय कुव्यवस्था के कारण हजारों लोग बेमौत मर रहे हैं रोज बिहार में, और बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध भी नहीं। देखिए, पदयात्रा के दौरान भी मैंने इस बात की खूब चर्चा की है कि बिहार की जो चिकित्सा की व्यवस्था है, कुछ शहरों को छोड़ दें तो ये पूरी व्यवस्था ग्रामीण चिकित्सकों के कंधों पर चल रही है। मैं 2 साल पैदल चला और मुझे किसी भी गांव में पंचायत में ऐसा सब सेंटर या पीएचसी या रेफरल हॉस्पिटल नहीं मिला जहां लोगों की भीड़ लगी हो, लोगों का इलाज हो रहा हो, दवा बट रहा हो। आज तक ऐसा कोई जगह दिखा ही नहीं। तो उस पर मैं क्या टीका टिप्पणी करूं? कुछ हो तो कहे कि अच्छा है कि खराब है। अरे भाई देखिए, एम्स और पीएमसीएच की हालत क्या है ये आप देख लीजिए।
कि 4 दिन पहले समाज को शर्मसार करने वाली निर्भया से भी ज्यादा भयावह घटना बिहार में हुई। वो बच्ची मुजफ्फरपुर में एनएमसीएच में 4 दिन तक उसका इलाज होता रहा। वहां जब वो स्थिति बिगड़ गई तो उसको पटना भेजा गया। और जो मीडिया के साथी या समाज में जो चर्चा चल रही है, लोग बता रहे हैं कि 7 से 8 घंटे तक पीएमसीएच के बाहर वो महिला उस कंपाउंड में बच्ची एम्बुलेंस में तड़पती रही, उसको एडमिशन नहीं मिला। और बिहार के हम सारे लोग, यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी, हम लोग को इस ग्लानि होनी चाहिए, शर्म होना चाहिए। इनके आंख में कोई लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है। और इस घटना से पहले मैंने यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के लिए सिवान में क्या कहा था कि भाई कोविड के समय हम लोगों ने देखा है कि बिहार में इस आदमी के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए क्या कुव्यवस्था हुई थी, लेकिन वही आदमी फिर स्वास्थ्य मंत्री है और इतना बड़बोला है कि कह रहा है कि अभी बिहार में मंगल काल चल रहा है। आप बताइए कि भैया अगर बिहार में मंगल काल चल रहा है तो इससे बड़ा अमंगल का काल क्या होगा। भाई बिहार में मंगल काल चल रहा है उन चंद नेताओं के लिए जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठकर समाज का खून चूस रहे हैं, समाज से पैसे उगा रहे हैं। देश में अमृत काल चल रहा है लेकिन वो मोदी जी के लिए चल रहा है। जिस बिहार में 100 में 80 लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहे हैं, जिस बिहार में 50 लाख से ज्यादा बच्चे अपना घर परिवार छोड़कर रोजी रोजगार करने के लिए बाहर गए हैं, उसको अगर आप मंगल काल कहते हो तो ये आपकी सोच और आपके चरित्र को दिखाता है। इस आदमी को पद पर रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। गए हैं तो गए, मतलब किसी नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह से विभत्स रेप हो, उसका गला काट दिया जाए, उसका जीभ काट दिया जाए। वो बच्ची खेत से रेंगते हुए बाहर निकली है अपने किसी भी तरीके से, उसको 4 दिन तक वहां मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज में रखा गया, उसको सही चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिली। उस बच्ची का फादर नहीं है, एक ही माँ की वो बच्ची है, 2 उसके और बच्चे हैं, उसके 2 छोटे भाई हैं। ये नेताओं को, हम लोग को इस पर शर्म आना चाहिए कि हम लोग समाज में बैठे हैं और इस तरह की घटना होती है और आप 8 लाख रुपया देने जा रहे हैं। मेरे भाई, एक यहाँ पर शादी होती है नेताओं के घरों में, उनके बच्चों की शादी होती है, उसमें चाय कॉफी का बिल आता होगा 10 लाख 20 लाख रुपए से ज्यादा। और एक बच्ची के जान का, उसके इज्जत का, उसके पूरे जीवन का कीमत आप लगा रहे हो 8 लाख रुपया 10 लाख रुपए देने से क्या होगा। मैं जान रहा हूं कि वो गरीब माँ होगी बेचारी, उसका मुंह दबा दिया जाएगा, उसको ये समझा दिया जाएगा कि भाई चलिए जो हुआ सो हुआ, जो चला गया वो तो नहीं लौटेगा, पैसा ले लो, इससे तुम्हारे 2 बच्चों का भला हो जाएगा। शायद मजबूरी में अपने बच्चों के भले के लिए मान भी जाए, लेकिन आप और हम लोग तो समाज में हैं और इस आदमी को शर्म नहीं आता है। मुख्यमंत्री ने अभी तक एक उस पर बयान नहीं दिया। कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ, पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को ट्रांसफर किया गया है। जरा सुनिए, पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट कौन है? यह आदमी पहले से रिटायर्ड है, इसको 2 बार एक्सटेंशन दिया गया है। हमको लोगों ने बताया, हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि जो पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट हैं जिनको हटाया गया है उनको 2 बार एक्सटेंशन दिया गया है। रिटायरमेंट के बाद उनको नौकरी में सेवा विस्तार दिया गया है। तो जो सेवा विस्तार दिया है उसका गर्दन क्यों नहीं पकड़ा जाना चाहिए? भाई आप रिटायर आदमी को बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट बनाए हो और अगर उसको दोषी ठहरा रहे हो तो किसने वहां बैठाया था, उसका भी तो गला पकड़ो। तो बिहार में स्वास्थ्य मंत्री जो बनता है वो सबसे पहले सूची बनाता है कि कौन डॉक्टर का प्रैक्टिस कितना चल रहा है और उस डॉक्टर का इतना दूर ट्रांसफर करता है कि हर 6 महीना पर जाकर उसको 5 लाख 10 लाख रुपया वो डॉक्टर साहब दें। सबको अस्पताल और चिकित्सा व्यवस्था से थोड़ी मतलब है। आप असंवेदनशीलता की हालत देखिए कि मुख्यमंत्री ने एक बयान नहीं जारी किया है इस पर। एक निर्भया का मामला हुआ था, पूरा देश हिल गया, पूरा देश हिल गया। उससे भयावह घटना बिहार में हुई है और कोई उस पर संज्ञान लेने वाला नहीं है। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को हटा दिए, बस बात हो गई। क्राइम जिला क्राइम बढ़ा हुआ है। प्रसाद जी, एक सवाल है, नीतीश सरकार के जो अफसर है वो बेलगाम है, इनका सामना आपसे कल्याण जिला में कुछ
हमारा बेलगाम अफसर शाही है भाई हमसे क्या सामना करेंगे? हमारे आपने अगर सामना देखा ही होगा, प्रशांत किशोर उनके अफसर से डरने वाले, नीतीश कुमार से डरने वाले नहीं, तो नीतीश कुमार का अफसर जब डरेंगे। देखिए बात यह है कि जब जिस सरकार का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर उस पद के लिए फिट नहीं है तो यही होगा। मान लीजिए कि आप सेना में लड़ने गए हैं और आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप लड़ पाएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं है उस पद पर रहने के लिए। और ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, कैमरे पर दावा कर रहे हैं कि अगर है दम तो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। लोग हम कोई किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो कहता है कोर्ट में ले जाएंगे। हम नीतीश कुमार में दम है तो हमको कोर्ट में ले चले कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ है। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये आदमी स्वस्थ नहीं है, गंभीर बीमारी इनको है। और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको कोर्ट में ले चलिए, मानहानि कीजिए, हम पर केस कीजिए। नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पद पर रहने के स्थिति में नहीं है। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहा है, जो व्यक्ति, उसको आप समझ रहे हैं कि वो बिहार की समस्याओं को निपटाएगा? जिस व्यक्ति को अपना नाम भूल जा रहा है, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता चल रहा है कि अभी राष्ट्रगान चल रहा है कि कोई कव्वाली गान बज रहा है। आप बताइए, किसी सामान्य परिवार का लड़का, अगर आपका बच्चा टीचर होता है, उसकी फिजिकल फिटनेस जांच होती है, उसका मेडिकल होता है, बिना मेडिकल के, बिना फिजिकल के टेस्ट के आपको नौकरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री का फिजिकल फिटनेस कोई नहीं देख रहा है। और हम तो आपको कह रहे हैं, उनका एक मंत्री है, उनका ही मंत्री हमको कल कोर्ट में केस किया है हमारे ये कहने पर कि भाई समाज में चर्चा है कि इसने अपने बेटी का टिकट पैसा देकर खरीदा है, ये कहने पर जाके केस किया है। तो भाई मुख्यमंत्री को सीधे कह रहे हैं कि आप मानसिक तौर पर बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं, और अगर हमारी बात गलत है तो हम पर केस कीजिए, हम पर मानहानि कीजिए, हमको कोर्ट में ले जाइए, जेल में ले जाइए, दिखाइए मेडिकल अपना जांच दिखाइए कि आपको मानसिक रोग है कि नहीं है, मानसिक तौर पर आप अस्वस्थ है कि नहीं है, दिखाइए। अगर नहीं है तो कल आप हम पर केस कीजिए। इसमें डरने की क्या बात है? सत्य बात है, इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? भाई हमको कोई डर नहीं है। उनको कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, उनको स्वेच्छा से पद छोड़ देना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। और भाजपाइयों को एक मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति को बिहार के 13 करोड़ लोगों पर थोपना नहीं चाहिए। 12, 14, 15 सांसदों के लालच में, समर्थन के लालच में इन्होंने बिहार पर एक ऐसे व्यक्ति को मुखिया बनाकर थोपा हुआ है जो मानसिक शारीरिक तौर पर उस पद की गरिमा और उस पद के कर्तव्यों को निभाने में सक्षम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।